आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। बिहार की पत्रकारिता में दीपक कोचगवे एक जाना पहचाना नाम है। 40 वर्षों से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुड़े श्री कोचगवे भागलपुर में अपनी अलग पहचान इसलिए भी रखते हैं। 1980 में सैंडिस कंपाउंड मैदान में बिहार और असम के बीच रणजी ट्रॉफी मैच खेला गया था। आकाशवाणी के लिए इसकी लाइव कमेंट्री श्री कोचगवे ने ही की थी। इन दिनों वे भागलपुर में ही रह रहे हैं। प्रिय प्रभात ने उनसे पत्रकारिता तब और अब पर बातचीत की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। दीपक जी नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे पत्रकारिता के मानक पर। जिस तरह से आज की तारीख में पत्रकारिता पर स्वाभाविक तौर पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं, और हम आपसे विस्तार में जानेंगे जब आप पत्रकारिता की मुख्य धारा में थे और आज की पत्रकारिता, किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? देखिए, मेरा जो पत्रकारिता का अनुभव है वो करीबन 4 दशक का है, और हम लोगों ने बुनियादी चीज़ों से, बुनियादी ये से पत्रकारिता को देखा है। हम लोग हैंड कंपोजिंग के समय से काम करना शुरू किया। बाद में संचार का जो क्रांति आया, उस क्रांति में सेटेलाइट एडिशन हो गया, बहुत सारी। तो मैं इस पर चर्चा करूंगा आपसे, मगर आज की पत्रकारिता और पहले की पत्रकारिता में बहुत अंतर है। बहुत। जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले की पत्रकारिता में ये था कि जो संपादक हुआ करते थे वो हिंदी के व्याकरण पर, हिंदी के शब्दों पर, अंग्रेजी के शब्दों पर बहुत तरीके से और बारीकी से देखते थे। और उन दिनों हैंड कंपोजिंग जब होता था तो प्रूफ रीडर हुआ करते थे। प्रूफ रीडर का काम हुआ करता था कि एक भी गलती अखबार में नहीं जानी चाहिए। क्यों? तो संपादक बताते थे कि एक गलती से आपके अखबार का इमेज बहुत खराब होता है, कि आपके यहाँ लिखने वाले को वो सलाहियत नहीं है और वो खराब होता है। तो उनका ये होता था, अखबार छपता था। धीरे धीरे जब कंप्यूटर का समय आया, जब राजीव गांधी ने टेक्निकल मिशन के तहत संचार की गंगा बहानी शुरू की, तब एक तरीके से बदला। मशीन का काम अलग, और फिर हम लोगों को लगा कि भाई अब तो हैंड कंपोजिंग में हम लोग लिखते थे, अब क्या होगा। लोगों को सिखाया गया, हम लोगों ने वो चरण सीखा, कंप्यूटर वाला चरण भी सीखा। उसके बाद धीरे धीरे सेटेलाइट एडिशन आया, कैसे एडिशन लगाना है, ये सारी चीज़ बड़े सामूहिकता से होता था। यानी कोई उसमें दूर भाव नहीं, भेदभाव नहीं। अखबार मुख्य होता था कि अखबार हमारा अगर आगे बढ़ेगा तभी तो मैं आगे बढ़ूँगा, ये सवाल था। और अखबार पढ़ने की बड़ी रुचि थी लोगों में। अगर 4 बजे सवेरे अखबार नहीं आता था तो बतौर मैं रिपोर्टर था, मैं जानता था कि कौन कौन खबरें किस पेज पे आ रही है, मगर जब तक अखबार नहीं गिरता था तब तक मेरा मन नहीं लगता। तो ये एक अलग ठीक है, पैसे कम थे, आवश्यकता भी उस समय कम थी। ऐसा नहीं था कि आज तरह की आवश्यकता है, पैसे कम थे मगर बड़े लगन से पत्रकारिता चलती। सीनियर्स की बात लोग बहुत मानते। सीनियर्स जो कहता था उसको करना ही होता था, चाहे वो आप 2 दिन में करें, 1 दिन में। हाँ, आज की तारीख में एक फ़ायदे आपको आए कि गूगल के तरह आप बहुत से इंफॉर्मेशन को बैठे बैठे लेते हैं। पहले क्या था कि हमें उसके लिए जाना पड़ता था, और हमें उसके लिए किताब लेना पड़ता था, दफ्तरों में घूमना पड़ता था, उन्हें पटा कर फाइल लेना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें। अब वो चीज़ नहीं है। तो मेहनत अब सहजता से गूगल हमको उपलब्ध करा। मेहनत कम गया। मेहनत का वैल्यू आप नहीं समझे। आज की तारीख में आपने खोला, गूगल में देख लिया, फट 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 सारा चीज़ आपको प्रोवाइड हो गया। हम लोग को भी अब वो करना पड़ता है, चूँकि अब हम लोग दौड़ नहीं सकते, जा नहीं सकते, और ऐसी सुविधाएं नहीं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त यूनिटी था अखबारों में। अब आपको मैं एक और यूनिटी, जब उन दिनों था प्रेस बिल आया था,
मैं पत्रकारिता की यूनिटी की बात कर रहा हूँ, पत्रकार यूनाइटेड। उस प्रेस बिल में जगन्नाथ मिश्रा ने प्रेस बिल लाया था, जगन्नाथ मिश्रा ने प्रेस बिल लाया था, और उसका विरोध छोटे पत्रकार से लेके टॉप लेवल के पत्रकारों ने किया था, और इंडिया में उसका हर पत्रकार बंद गया था कि नहीं, ये प्रेस बिल बहुत ही खराब है और ये बहुत ही समाज के लिए ठीक नहीं है, पत्रकारिता के। और गजब की यूनिटी थी। मैं उन दिनों नया नया था और मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर बैनर पकड़ा ही था, मगर मेरे मेरे आसपास बहुत से सीनियर थे, बहुत लोग थे, तो उन लोगों को लगा कि ये नौजवान भी देखो आया, बहुत पत्रकार दिल्ली से आए। ये यूनिटी थी। अब मैं बता रहा हूँ अब आज की तारीख में आप कहेंगे यूनिटी। वो प्रेस विधेयक बिल जिसे काला कानून कहा गया था, काला कानून कहा गया था, और उसे जगन्नाथ मिश्रा को वापस लेना पड़ा था। और सारे संपादक एक हो गए थे। एक दिन संपादकीय पेज खाली गया था। ये एक यूनिटी थी। संपादकीय पेज में संपादकीय संपादक का वो खाली चला गया था। और मेरे कहने का जैसे कि किसी भी पत्रकार को कुछ होता था, तमाम पत्रकार एक छतरी में आ जाते थे, दोस्त हो या दुश्मन हो, मगर पत्रकारिता के कॉज पर कोई समझौता नहीं होता। मुझे एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे एक पत्रकार मित्र थे धनबाद में, उनका नाम था अशोक वर्मा। ठीक थे, नौजवान थे, तो पत्रकार का उस समय भी थोड़ा वो भनक और चमक तो रहता ही था। एक बड़ी चर्चित डीसी थी वहाँ, नाम नहीं बताऊंगा, पर रसीद कर दिया अशोक वर्मा को। और वो जो आंदोलन चला, हम लोग गए थे। उस समय सत्येंद्र नारायण सिंह सीएम थे और जगन्नाथ पहाड़िया राज्यपाल थे। हम लोग डेलीगेशन लेके गए थे और हम लोगों ने कहा कि उसका ट्रांसफर होना चाहिए, पर ट्रांसफर हुआ। अब आज पर आइए, आज पर मैं बता रहा हूँ कि दुख होता है। रविश ग्रुप, सुधीर ग्रुप, तमाम ग्रुप बन गए। मेरा ये ग्रुप है, आपका ये ग्रुप। पत्रकारों पर जब हमले हुए तो एक ग्रुप सरकार को बचा रहा है, एक ग्रुप पत्रकार को बचा रहा है। यानी ये कहिए कि एक तरह से आपकी यूनिटी है छिन्न भिन्न हो गई। आज आप किसी पत्रकार को अगर कोई पुलिस दमन करता है या उसको मारता है या क्रिमिनल कुछ करता है, तो वो आंदोलन नहीं दिखता है, इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और आप उसके शिकार होते हैं। क्यों? इसलिए कि इंटरफेरेंस हो गया पॉलिटिकल। आपने देखा एक बड़ा टीवी अभी बंद हो गया, बंद यानी एक बड़े व्यापारी ने ले लिया अभी। हाँ हाँ, और बड़े लोगों ने छोड़ा उसको। किसी ने आवाज नहीं उठाई कि भैया पत्रकारिता में ये उद्योगपतियों का इंटरेस्ट। ठीक है, पत्रकारिता ऑलवेज उद्योगपति ने ही चलाया, चाहे बिरला ने चलाया, चाहे गोयनका ने चलाया, चाहे अन्य सहारा ने चलाया, वो भी थे। आज ने भी, आज में जब मैं काम करता था, आज के काम करने का एक जबरदस्त जुनून था लोगों में। जो हमारे प्रोप्राइटर थे वो कभी इंटरफेयर नहीं करते थे कि मत लिखो, लिखो और खुल के लिखो। तो वो भी व्यापारी थे, व्यापारी होते। मगर आज की तारीख में ये जो बड़ा नाम नहीं लूँगा बंद हुआ है, उसको लेके एक सूनापन दिख रहा है पत्रकारिता में, कि कोई आएगा पैसा लेके हाउस को खरीद लेगा। तो पत्रकारिता फिलहाल छिन्न भिन्न हुई है, इसमें दो मत नहीं। ठीक है, हम लोग भी समय में भी हम लोग की तरफ से सरकार की मदद हो जाया करती थी, ऐसा नहीं था। क्यों होती थी कि अगर इंटरफेरेंस मालिक का होता था तो उतना ही होता था, अरे यार देख लेना, तो हम लोगों को थोड़ा पक्ष लेना पड़ता था। मगर आज की तारीख से सच्चाई को छिपाकर और झूठ को इतना हाईलाइट कर दिया कि सच झूठ हो गया और झूठ सच हो गया, और हमारी यूनिटी खत्म। दूसरी बात, पत्रकारों को पैसा
बहुत से हाउसेस में पैसा नहीं मिल रहा है, बहुत सा जो मापदंड है उसके हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो आप पत्रकार एक पोर्टल लेके चल रहा है अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, पत्रकारिता का जो समय है वो अब ठीक नहीं। जो हालात दीपक जी अभी बने हैं, आने वाले कल को आप किस चश्मे से देखते हैं? देखिए, पत्रकारिता में अब सोशल मीडिया बहुत हावी है, और आप देखेंगे आपके शहर में ही 4-4 अखबार हैं। जिस शहर से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इस 4-4 अखबार हैं, और चारों अखबार बड़े हाउस के हैं। आपको दिखता है कि उस अखबार का कोई इम्पैक्ट है? जी नहीं, जो पहले खबरों का असर होता था या आम लोगों पर या फिर प्रशासनिक स्तर पर जो चर्चाएं होती थी, एक भाग दौड़ होती थी कि साहब ये छप गया है, साहब आज बुलाएंगे, हिसाब किताब करेंगे, ऐसी अब कोई चर्चा किसी स्तर मैं पर आपको होती नहीं। उदाहरण बताता हूँ। एक अखबार है, और अच्छा अखबार है। हम सरकार के योजनाओं को अगर सही होगा, हम उसको लिख के दर्शाएंगे अखबार में। आजकल क्या हो गया, अगर कोई ऐसा सरकार का स्कीम है, हम उसके लिए कैंपेन कर रहे हैं, हम उसके लिए प्रोसेसन निकाल रहे हैं, हम अवेयर कर रहे हैं, तो आप उस तरीके से अवेयर क्यों करते हैं? आप लिख के अवेयर कीजिए, उसमें अच्छा भी पक्ष लिखिए और कमी भी लिखिए। मगर इन दोनों स्टाइल हो गया कि हम एक सरकार को मदद करने के लिए हम बड़ी बड़ी गाड़ियों पर उनकी रैलियां कर रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, उनकी वाहवाही कर रहे हैं, शाबाशी कर रहे हैं। ये मेरा काम है कि अखबार में ज़रूर लिखें। अगर सरकार अच्छा काम करती, ज़रूर लिखना चाहिए कि सरकार ने ये काम अच्छा किया। मगर सरकार अगर वो काम नहीं कर रही है तो डेफिनेटली आपको लिखना चाहिए आप में ये कमी है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, अखबार का क्या इम्पैक्ट था उस वक्त। मैंने बहुत सारी स्टोरियाँ लिखी, बहुत, मुझे याद नहीं कि मैंने कितना लिखा हो, मगर एक छोटी स्टोरी ने अखबार की अहमियत बताई, और अखबार और सरकार के बीच जो समन्वय होता है वो दर्शाया। आपको याद होगा कि जब भी कोई अखबार में खबर आती है तो वो कट के चिपक के पीआरडी में जाती है, वो से सर्टेन विभाग को जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे याद है अभी भी 1989 में, उस समय की सरकार में, ठीक है मुख्यमंत्री थे, अगर कोई अखबार का खबर छपता था तो कॉग्निजेंस होता था, लिया जाता था। अब नहीं है, अब है कि अब छपता है तो छपने लगा। हाँ। अब क्या हुआ कि उसमें एक, मैं आज अखबार में काम करता था, एक उदाहरण है, मेरे जीवन का एक अंग बन गया। तो मैं मेडिकल बीट देखता था, तो मैं जा रहा था पीएमसीएच में। उस समय बच्चों के की एक बीमारी आई थी जिसमें कुछ बच्चे मर रहे थे, तो रोज कवर करता था। मैं पीएमसीएच गया, देखा कि एक लड़का दीवार पर ऐसे, पीएमसीएच के राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक का ऐसे पैर किए हुए है, और का पैर कटा हुआ, कोई देखने वाला नहीं। तो जैसे डॉक्टर, नर्स, पब्लिक, पता नहीं भगवान ने रोक दिया या क्या किया। और मेरे साथ फोटोग्राफर थे, बेचारे स्वर्गीय हो गए, अमरेंद्र दुबे जी, बड़े अच्छे फोटोग्राफर। हमने कहा अमरेंद्र जी इसका फोटो लीजिए। भैया बहुत गंदा है बेचारा। बोले ले लीजिए, ये पूरा सोसाइटी गंदा है। क्या सुप्रिंटेंडेंट थे कैप्टन राजकुमार सिंह टीएमसी। मैंने उनको बताने के लिए, वो लड़का मरने वाला है, आप देख लीजिए। नहीं थे, मैंने चिट्ठी लिख दी कि भाई ऐसे ऐसे है, आप देख लीजिएगा, नहीं मर जाएगा तो उसके हड्डी से आपके डॉक्टर पढ़ाई करेंगे। ये सब भी नहीं कराई। और फिर मैं अपने प्रोफेशनल मीट में आके लिख दिया उसको, फर्स्ट पेज पर ह्यूमन स्टोरी बना दिया। जैसे लोग कहते हैं कि भाई मेरा स्टोरी सा बन गया, गजब खेला हुआ उसमें। भगवत जहाजात थे मुख्यमंत्री, उनके यहाँ से मुझे सवेरे फोन आया, दीपक जी साहब बात करेंगे। मुझे क्या हो गया? मुझे लगा कि उनके खिलाफ न्यूज छपता था तो कभी कभी फोन करते थे, भागलपुर के थे, मेरे रिश्ते भी बड़े अच्छे थे। दीपक वो लड़का कहाँ है? तब भी मेरे कौन लड़का? तो उन्होंने बताया कि वो जो हम लोग से लिखा हुआ, आप आ जाइए सीएम। और भागवत जहाजात यहाँ सीएम हाउस मैं गया,
हेल्थ मिनिस्टर दिलकेश्वर राम थे, एक स्टेंसला हेम्ब्रम थी और सेक्रेटरी को लेकर बैठे हुए थे और बोले कि पीर बहार को खबर नहीं करने का, हम एक बैग जाएंगे। हम लोग गए वहाँ पर, उसका सस्पेंड हुए सुप्रिटेंडेंट, उस लड़के का इलाज हुआ, पैर कटा, सीएम रिलीफ फंड से उसको पैसा मिला और उस भला चंगा हुआ, हम लोगों ने उसको व्हील चेयर दिलवाया और धीरे धीरे जब वो ठीक हो गया, इलाजरत हुआ, तो मुझे भी उस लड़के से मोह हो गया कि भाई ये लड़का तो हमारे लिखा हुआ बच्चा ठीक हो रहा। अंत में उसको हम लोगों ने एक जगह नौकरी दिला दी, आज भी वो परिवार के साथ है। तो ये कहने का मतलब है अखबार और सरकार के बीच समन्वय नहीं है। अब आप कुछ लिखते हैं वो रद्दी के भाव में जाता है, न डीएम उसका न सीएम उसका। ठीक है, सीएम एक जनता दरबार करते हैं, उससे उनको कुछ खबरें मिलती हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि अखबार में सिर्फ टेंडर छपवाने की होड़ हो रही है आजकल, इसका टेंडर वहाँ छपवा। तो ये जरूरी है पत्रकारिता में। आपको लिखते क्यों है? समाज को ठीक करने के लिए लिखते हैं आप, बदमाश को ठीक करने के लिए लिखते हैं, आपको सजा देने के लिए लिखते हैं आप। अब वैसा कुछ, ये डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। और पत्रकार को मैं हमेशा पीठ पर हाथ देकर कहता हूँ कि जब भी कोई ज़रूरत हो, जिस तरह के इसका हेल्प हो, हमेशा पुराने लोगों से संपर्क में रहो जो हैं। आज देखिए ज्ञानवर्धन मिश्रा हमसे सीनियर हैं, हमारे संपादक रहे वो, दूसरे संपादक तो पहले संपादक थे पारसनाथ सिंह विजार्ड, उसके ये आज भी तमाम अवार्ड्स के बाद काम कर रहे हैं ना। उनके पास वो है कि नहीं मैं काम करूंगा, मुझे कभी रांची में कुछ करना है, कभी कुछ करना है, ये सारी चीज। अब देखिए बहुत से पत्रकार वैसे, तो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए शहर में कैसे ये हो। और पत्रकारिता को अब मुझे नहीं लगता है कि अब सेल्फ कैरियर बना सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, अखबार पुराना है। आज 11 बजे जो घटना होगी कल आप छापेंगे और सोशल मीडिया ने लगातार उसको लाइव हो जाएगा और उससे सारी चीजें हो जाएंगी। ये सोशल मीडिया का जमाना है और अब आपको अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है, तो उसमें दिमाग लगाना है, उसमें टेक्निकल ब्रेन को दौड़ाना है, ये सारी चीजें आपको करनी होगी। अब मैगजीन चलाना बड़े बड़े हाउस के लिए भी बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात कठिन है। अखबार चल रहा है इसलिए कि सरकारी विज्ञापन है। अखबार का पहले वो उन्माद, अभी देखिए अखबार वाला यहाँ 9 बजे फेंकता है, 8 बजे आया अखबार, तो लोगों ने जहाँ आगे खत्म। पहले 4 बजे उठ के कॉरिडोर में घूमना शुरू होता था, अगर 5 बजा तो हॉकर को बोलते रहे यार क्या करते हो, 5 बजे अखबार दोगे जी, 4 बजे दोगे ना। ये अखबार 4 हिस्सों में बढ़ जाता था, जी जी, आज शाम तक कह नहीं। तो हमारी ये है कि पत्रकार को अभी भी मजबूत होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमारे पत्रकार मजबूत नहीं, हमारे पत्रकार अगर मजबूत नहीं होते तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो पर्दे के पीछे होती, सब पर्दे के बाहर करने का काम हमारे पत्रकार बंधुओं ने किया। पत्रकार आखिर कैसे मजबूत होंगे? जब आपने अभी बताया बातचीत में कि समन्वय, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का समय है। अब आप अपना देखिए, कुछ ऐसे पत्रकार हैं एक लाइन पर कभी नहीं चलना चाहिए। अगर हम विपक्ष में, जैसे रवीश कुमार की बात आप करते हैं, जैसे आप प्रसून वाजपेयी की बात करते हैं, चाहे और लोगों की बात करते हैं, हमारा ठीक है, बहुत अच्छा एनालाइज करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरा सिद्धांत है कि दोनों पक्ष को लेकर चलना चाहिए। सरकार ऐसा है कि सरकार सिर्फ खराब काम ही नहीं करती, सरकार अच्छा काम भी करती है। जहाँ खराब है वहाँ पकड़ो, जहाँ अच्छा है उसको भी बढ़ाना चाहिए। और विपक्ष को या अदर्स पार्टी का जो, तो ये क्या होता है कि एक गोदी मीडिया बोलते हैं लोग, एक सेकुलर मीडिया बोलते हैं लोग। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं मीडिया बोलते हैं? इसकी वजह है कि गोदी मीडिया सिर्फ सरकार का बखान करती है और ये मीडिया सरकार का विरोध करती है, और उसमें सरकार के पक्ष को दोनों तरीके से अगर लेके आप चलें तो निष्पक्षता दिखती है। रवीश कुमार बहुत अच्छे हम लोगों के साथ काम किए हुए, वो पटना में टाइम्स ऑफ इंडिया में,
और अच्छा एनालाइज करते हैं, मगर कभी कभी दिखता है कि सरकार के खिलाफ सिर्फ नहीं जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि एकदम खिलाफ, हम ये नहीं कहते पक्ष हो जाओ, गोदी मीडिया मत बनो। हर चीज को ये करके विपक्ष से सवाल नहीं करना चाहिए। जैसे गोदी मीडिया विपक्ष से क्यों सवाल करते हैं, आप सवाल सरकार से कीजिए। और ये मीडिया को भी चाहिए, सवाल कीजिए सरकार से। आपने देखा होगा रवीश कुमार ने बहुत कुछ बार, प्रधानमंत्री ने कभी इंटरव्यू उनको नहीं दिया, ये उसको मलाल रहा। और ये बहुत अच्छी तरीके से रवीश कुमार ने अपने पत्रकारिता को आगे बढ़ाया है। और मेरा एक छोटा सा यही था कि भाई दोनों पक्ष लेके चलो। पत्रकारिता का एथिक्स है कि अगर किसी के खिलाफ आप लिख रहे हैं, उससे आप जरूर पूछ लो कि आपके खिलाफ ये मामला है, आपका क्या कहना है। ये एक एथिक्स है पत्रकारिता। वो अब नहीं हुआ, आया लिख दिया, दूसरे दिन नोटिस आ गया, तीसरे दिन ये हो गया, झंझट हो गया। इस झंझट से बचने के लिए एथिक्स पत्रकारिता का कहता है कि जिसके प्रति लिख रहे हो उससे सवाल करो। और पत्रकारों से मेरा निवेदन है और आग्रह है, अपने को मजबूत बनाओ। ठीक है, आर्थिक स्थिति अब नहीं सुधर पाएगी, फिलहाल जो स्थितियां हैं, आपको नहीं लगता है पूरे हिंदुस्तान में 10-12 ही ऐसे पत्रकार हैं जो आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, राजदीप सरदेसाई हैं, ये हैं, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों की जिंदगी बड़ी खुशहाल है, वो लोग करोड़ों में खेलते हैं। मगर आप एक कस्बे के रिपोर्टर को देखिए, उसका जज्बा तो बहुत हो, तो न्यूज लाने का जज्बा, मगर उसे आप पैसा नहीं देते हो। आप कस्बे के बाद प्रखंड में आओ, है लड़के, अच्छे लड़के, बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है कि आप उससे आगे आइए, स्टेट में आइए, बहुत सारे अखबारों में 3-3 महीने से अखबार में पैसा नहीं मिल रहा है, लोग पैसे के लिए परेशान हैं। तो ये एक जो घना बादल आया है, ये बादल बहुत घना होता जा रहा है। ये नहीं है कि ये बादल छटने वाला है। अब ये पत्रकारिता एक अलग लाइन में है और आप देखेंगे कि जमाना सोशल मीडिया का है। दिमाग से खेलिए, अच्छी खबरों को दीजिए, अपने बाल बच्चे की परवरिश भी कीजिए, अपने अर्न भी कीजिए और समाज को भी कीजिए। अब आप उतर जाइए सोशल मीडिया पर, आप बताइए, पता कीजिए, बहुत दिनों से आपके यहाँ 4 बड़े अखबार, कितने अपॉइंटमेंट हुए हैं अभी? ये सवाल कीजिए कि अगर एक अखबार में आपका एडिशन है तो कितने लोगों का आपने अपॉइंटमेंट किया है, पता हो जाएगा आपको कि क्या स्थिति है। कितने रिपोर्टर्स को आपने पैसा दिया है, कितने रिपोर्टर्स को मन में ये है कि हमको पैसा नहीं मिलता है। अगर आप उसको पैसा नहीं देंगे तो गलत करने के लिए मजबूर करेंगे, वो गलत करेगा। पेट के लिए बहुत सारा काम होता है, इसीलिए अब इसमें मुझे कोई फ्यूचर फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। अब आप लोग जैसे काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने तरीके से मिल के काम कीजिए और पढ़ाइए इसको, रास्ते हैं। और मैं अब किसी भी पत्रकार को बहुत दावे से नहीं करता हूँ कि इसे कैरियर बनाओ। पहले कहता था, पहले मैं पत्रकारिता कुछ संस्थानों में क्लास भी लेता था पटना में, उसमें बड़ा जोश था, हाँ इसे कैरियर बना सकते, सॉरी। तो हम पहले वहाँ बताते थे कि आप कैरियर बनाइए। अब नहीं बोलते, अब नहीं बोलते हैं कि इसे कैरियर बनाओ। अब ये कुछ लोगों के हाथ उंगलियों में रह गया है पत्रकारिता, जो बड़े आसान ऐशो आराम से रहते। यही कहना और मैं कहना है कि हम लोग अपील करते हैं कि अगर आपको कोई सहयोग चाहिए, कोई मार्गदर्शन चाहिए, हम लोग आप लोग के लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं। आप आइए, बात कीजिए, हम आपको रास्ता बताएंगे। और कुछ ऐसे पत्रकारों का संगोष्ठी भी कीजिए, उनको समझाइए कि अब किस समय बहुत लड़के नौजवान है भटक रहे हैं। प्रिय प्रभात के लिए आपने एक प्रयास शुरू किया है और प्रयास में लगे, चूँकि आपका बैकग्राउंड है, आपके पिताजी, आप लोग सब लोग मिलकर इसको सींचे हैं, तो इसे आगे बढ़ाइए और मेरी यही शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद दीपक जी, नमस्ते।